हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर मोनिशा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सेल्फ लर्निंग। यूजीसी नेट के पेपर 1 की हम कंटिन्यूसली प्रिपरेशन कर रहे हैं। उसके तहत हमारी यूनिट स्टार्ट हुई है कम्युनिकेशन की और 2 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं इसमें, जिसमें हमने मीनिंग, टाइप एंड प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा है। अगर आपने उन क्लासेस को अटेंड नहीं किया है तो जरूर देखिए। काम की यूनिट्स हैं क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगी, साथ ही साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, जहां जाकर आप जाके कंप्लीट जो भी वीडियोस हमारे बने हैं अभी तक पेपर 1 के, वो आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सभी को गुड इवनिंग, राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। और जैसे भी आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं उन सभी भाषाओं में करती हूँ आपका वेलकम। चलिए स्टार्ट करें आज की यूनिट, आज का ये सेशन, जिसमें हम बात करेंगे बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में। बैरियर्स क्या होते हैं? बैरियर्स का मतलब होता है हर्डल्स। जैसे कि मैं आपसे कनेक्ट कर रही हूँ इंटरनेट के थ्रू। सपोज करते हैं कि इंटरनेट ब्रेक हो जाता है या फिर रुक जाता है, किसी वजह से लाइट चली जाती है और मेरे जो कनेक्शन है वाईफाई का वो कट हो जाता है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो कनेक्शन हो रहा है हमारे बीच में वो कट हो जाएगा। इसी को कहते हैं बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। कितने प्रकार के होते हैं उसे हमें देखना है। तो पहले हम जाते हैं टाइप्स ऑफ बैरियर्स के बारे में, कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला आता है सेमेंटिक बैरियर्स। सेमेंटिक का अर्थ होता है अर्थ, मतलब सेमेंटिक का मतलब ही होता है अर्थ। जैसे मैं कुछ कह रही हूँ, आप उसको वैसा ही नहीं समझ पा रहे हैं जैसा मैंने आपसे कहा है, तो इसका मतलब है जो कुछ भी मैं कह रही हूँ उसका अर्थ आप नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक है, सेंडर का कहना कुछ और है, रिसीवर के पास में जो पहुंचा वो कुछ और है। ठीक है, कई कई बारी हम बॉडी लैंग्वेज के थ्रू कुछ कहते हैं, सेंडर सोचता है कि उसने जो कहा एज इट इज कन्वे हुआ होगा, रिसीवर के पास में ऐसा नहीं होता है। हो सकता है कि उसकी जो लैंग्वेज है वो नहीं क्लियर कर पाया हो, नहीं समझ पाया हो। ठीक है, तो ये एक तरीका होता है बैरियर्स का, अलग अलग प्रकार के। अब जैसे हिंदी भाषा में कई ऐसे शब्द होते हैं जो कि अर्थ कुछ और निकलता है, कई सारे दूसरे शब्दों में, दूसरी भाषाओं में उसके कुछ अर्थ अलग होते हैं। क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर बहुत सारी लैंग्वेज हैं, बहुत सारी बोलियां हैं, बहुत सारी भाषाएं हैं। तो हर एक बोली और भाषा में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो किसी एक लैंग्वेज में तो उसका अर्थ कुछ और है, लेकिन किसी और लैंग्वेज में कुछ उसका अर्थ कुछ और है। जैसे एक शब्द है काका। ठीक है, काका शब्द होता है, यदि शुद्ध हिंदी में देखा जाए तो अंकल के लिए, चाचा के लिए हम काका का उपयोग करते हैं। पंजाबी में भी काके, काका इस तरीके का यूज करते हैं, तो बच्चे के लिए करते हैं। तो इस तरीके से समझ लीजिए आप, अगर काका लिखा हुआ है और उसका अगर कोई लैंग्वेज, जो दूसरी लैंग्वेज में उसका कन्वर्सेशन हो रहा है, तो हो सकता है उसका अर्थ कुछ और समझा जाए। तो बात समझ में आ रही है? तो ये एक लैंग्वेज का बैरियर्स होता है जो कि कम्युनिकेशन में बाधक सिद्ध होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है ऑर्गेनाइजेशनल। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स क्या होते हैं? ठीक है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स जो होते हैं, जैसे रूल्स रेगुलेशंस हैं जो कि किसी को नहीं समझ में आ रहे हैं या फिर पता नहीं है। ठीक है, इसके अलावा नो यूनिटी कमांड, ऐसा कोई ऐसा नहीं है कि यूनिटी कमांड मिल रहे हैं। ओपन डोर पॉलिसी नहीं है, यानी कि कुछ ऑर्गेनाइजेशनल जो पॉलिसीज हैं उसकी वजह से कम्युनिकेशन में दिक्कत हो रही है ना। ओपन डोर पॉलिसी कैसा मतलब है कि मतलब हर कोई अपनी बात को कह सके, है ना, और अगर नहीं कह पा रहा है तो कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाता है। नेक्स्ट आता है टेक्निकल। अब टेक्निकल के बारे में तो हम समझते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी मैं आपसे कन्वे कर रही हूँ इस इंटरनेट के थ्रू। अगर हमारा इंटरनेट ब्रेक हो जाए तो हमारी आपस में कम्युनिकेशन रुक जाएगा, तो टेक्निकल फॉल्ट हुआ ना। तो जब भी कभी इस तरीके का कम्युनिकेशन हो जिसमें टेक्निक्स इन्वॉल्व होती हैं, तो उस वक्त उसमें मैसेज पूरी तरह से नहीं पहुंच पा रहा है, क्योंकि उसमें टेक्निकल बैरियर्स हो सकते हैं। अब ये कितने प्रकार के हो सकते हैं? जैसे केबल नेटवर्क है, नहीं काम कर रहा है। इंटरनेट नेटवर्क है, नहीं काम कर रहा है। और उसके अलावा कभी कभी वेदर भी चेंज होता है, उसकी वजह से भी देखा है ना कि आपका जो नेट है वो काम नहीं करता है। तो ये सारे बैरियर्स होते हैं जो कि टेक्निकल फॉल्ट लेकर आते हैं।
नेक्स्ट आता है साइकोलॉजिकल बैरियर्स। साइकोलॉजिकल बैरियर्स में कौन कौन से होते हैं? जैसे एक द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन डिपेंड्स ऑन द मेंटल कंडीशन ऑफ बोथ द पार्टनर्स। सही, एक मैंने बहुत बारी देखा है, अपने घरों में भी देखा है, कई और बारी भी देखा है कि जैसे मैं कुछ कह रही हूँ और मेरा माइंड जो है वो डिस्टर्ब है, ठीक है, मेरा जो दिमाग है उसमें कोई ना कोई उधेड़ बुन चल रही है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है जो चल रही है, और जिसकी वजह से मैं अपनी पूरी कॉन्शियस लेवल में सही तरीके से नहीं हूँ। और इसी तरीके से मैं हूँ, बट सामने वाला जिससे मैं अपनी बात कह रही हूँ वो अपने पूरे कॉन्शियस लेवल में नहीं है। तो दोनों ही कंडीशन में क्या होगा कि जो भी वार्तालाप होगी, जो भी कन्वर्सेशन होगा ना, वो एक्चुअल नहीं होगा। हो सकता है कि आज मैंने कोई बात कह दी, उसके बाद 4 दिन बाद मुझे लगे कि ये क्या कह दिया था मैंने, ठीक है, और उसने जो दूसरा है जिसको सेंडर के ने मैसेज भेजा है वो भी अपने आउट ऑफ माइंड में हो, तो उस वक्त उसने कोई चीज सुन के हाँ कर दिया हो, हाँ ठीक है, लेकिन उसके बाद उसने वो चीज यहाँ से सुन के यहीं बाहर कर दी हो, उसको अंदर लिया ही ना हो, तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है कि एक साइकोलॉजिकल बैरियर हो जाता है, ठीक है। तो अ मेंटली डिस्टर्ब पार्टी कैन बी इन दिस टाइप बैरियर्स। इसके बाद में नॉन रिलेशन वाली बात हो जाती है, डिस्ट्रैक्शन आ जाता है, लैक ऑफ अटेंशन हो जाती है, प्री मैच्योर एवेल्युएशन हो जाता है। ये सारे जो बैरियर्स होते हैं वो आते हैं साइकोलॉजिकल बैरियर के अंदर। अब आता है पर्सनल बैरियर्स। पर्सनल बैरियर्स कैसे होते हैं? अब यहाँ पर पर्सनल कैसी बात आ जाती है कि किसी का एटीट्यूड अच्छा नहीं है, किसी का एप्टीट्यूड अच्छा नहीं है, किसी की हैबिट्स अच्छी नहीं है, या फिर किसी का जो नेचर है वो पूरा एरोगेंस से भरा हुआ है और उसकी वजह से वो अपना कन्वर्सेशन अच्छे से नहीं कर पा रहा है, कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं कर पा रहा है। बहुत सारी चेंज होते हैं, जैसे अभी हमने पर्सनालिटी की थ्योरीज पढ़ी थी और उसमें हमने ये देखा था कितने प्रकार के लोग होते हैं, कितने प्रकार की पर्सनालिटीज होती हैं। कई बहुत मिलनसार होते हैं, उनसे कुछ भी कहो वो सुन लेते हैं, उनसे आप मजाक भी कर सकते हैं, उनसे आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन कई ऐसे होते हैं उनसे बात करना भी बड़ा खतरनाक होता है, उनसे बात ही नहीं की जा सकती है। तो उनका पर्सनल एटीट्यूड इस तरह से होता है कि उनका कम्युनिकेशन सही तरीके से नहीं हो पाता। तो कम्युनिकेशन का ये एक बहुत बड़ा मेजर जो है वो क्या होता है, फॉल्ट होता है, जो बैरियर्स का काम करता है। हमारे परिवारों में भी ऐसा होता है, कई सारे लोग हैं जो कन्वर्सेशन कर ही नहीं पाते, कम्युनिकेट कर ही नहीं पाते, और ऐसे लोगों की बहुत प्रॉब्लम होती है उनको एडजस्ट करने में। जैसे मान लेते हैं लड़कियों के साथ में ऐसा बहुत कुछ होता है, जब वो अपना घर छोड़ के शादी करके जाती हैं, तो अगर उनके पास में उनकी जो एटीट्यूड प्रॉब्लम हो गई अगर, और उनका जो बात करने का तरीका है वो ऐसा है कि लोग उनकी बातों को समझ नहीं पाते, या फिर वो सोचती हैं कि क्या बोलना, क्या रहने दो, तो उस वक्त बहुत दिक्कत आती है कम्युनिकेशन में, है ना। तो वही यहाँ पर आता है पर्सनल कम्युनिकेशन। अगर पर्सनल कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है तो आपको जॉब में भी प्रॉब्लम होती है, घरों में भी होती है, रिलेशनशिप में भी होती है, ठीक है। जेंडर, जेंडर मतलब क्या होता है? मैन मिसअंडरस्टैंड वर्ड ऑफ वुमेन ऑफ और वाइस वर्सा। मतलब अगर कोई व्यक्ति है वो किसी फीमेल पर्सन की बात को नहीं समझ पा रहा है, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो नहीं समझ पाते हैं, और इसी तरीके से जो फीमेल की बातें हैं, मेल की बातें हैं वो फीमेल्स नहीं समझ पा रही हैं, दोनों की वजह से उनके अंदर मिसकम्युनिकेशन होता है। इसके अलावा क्या क्या चीजें हो सकती हैं? different thoughts of man and woman. Men learn to be good abstract conceptual like math, and women like language based.
ठीक है। जैसे कि बहुत सारी शिकायतें होती हैं मेंस वुमेन्स में आपस में जब कन्वर्सेशन होता है कि लड़कों का जो माइंड चलता है वो टेक्निकली चलता है, लड़कियों का माइंड चलता है वो इमोशनली चलता है, दोनों के बीच में इसी तरीके के कम्युनिकेशन लॉस होते रहते हैं। तो वो एक जेंडर इश्यू होता है। जेंडर में हर व्यक्ति भगवान ने बनाए हैं, मेल और फीमेल दोनों अलग अलग लोग बनाए हैं, और दोनों की ही सोचने की जो क्षमता है ना वो अलग अलग तरह की है। और अगर दोनों को कन्वर्सेशन करना है, कम्युनिकेशन करना है, तो बहुत ज़रूरी होता है कि एक पर्सन दूसरे पर्सन की बात को एटलीस्ट समझे, और अगर नहीं समझेगा तो वहीं पे कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाएगा। नेक्स्ट आता है इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल में बात क्या आ जाती है आपकी, हैविंग डाउट, थॉट, कंफ्यूजन। इसके बाद में ट्राई टू ओवरकम अ पुअर सेल्फ इमेज ड्यू टू फॉल्स परसेप्शन। फिर आ जाता है डीपली रोटेट प्रोजेक्शन अबाउट वंस ऑफ सेल्फ। देखिए इंटरपर्सनल में आ जाती है जब आपका कम्युनिकेशन किसी और से हो रहा है, ठीक है, आपको कुछ डाउट हैं, कुछ थॉट्स आपके जो हैं वो डाउटफुल हैं किसी और के बारे में, तो आप उससे कन्वर्सेशन करने में, उससे कम्युनिकेशन करने में थोड़ा सा अपने आप को रोकोगे, ठीक है। इसके अलावा क्या हो जाता है, फॉल्स परसेप्शन, हम किसी के बारे में कुछ अलग तरीके की राय कायम कर लेते हैं, और जो राय क्या होती है टोटली गलत होती है, जिसके कारण से आपका जो कहना चाहिए बात करने की जो आपकी स्टार्टिंग होनी चाहिए वो नहीं हो पाती। तो ये इंटरपर्सनल बैरियर्स कहलाते हैं। फिर आता है लैंग्वेज, बहुत बड़ा बैरियर होता है लैंग्वेज का। तो देखिए अगर आप किसी ऐसे क्षेत्र में जा रहे हैं जहाँ की जो भाषा है वो आप नहीं जानते हैं, तो आप अपनी बात नहीं बता पाएंगे, वो व्यक्ति आपकी मदद करना भी चाहेगा तो नहीं कर पाएगा। जैसे मैं अभी हिंदी भाषी क्षेत्र की पैदाइश हूँ, हिंदी भाषी क्षेत्र में रह रही हूँ, अगर मैं ऐसे किसी क्षेत्र में चली जाती हूँ जहाँ पर हिंदी बोली ही नहीं जाती है, चलिए इंग्लिश में बात की जा सकती है, पर पता चले कि वो अगला जो व्यक्ति उसको इंग्लिश भी नहीं आती, तब मैं कैसे अपनी बात कहूँगी, कैसे उसको समझ में आएगा, कैसे मैं अपनी ज़रूरतों की चीज़ें उससे कह पाऊंगी। तो लैंग्वेज का जो है वो बहुत बड़ा रोल होता है बैरियर्स के फॉर्म में, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका कल्चरल बैरियर। कल्चरल बैरियर का मतलब डिफरेंट कल्चर एंड वैल्यूज। फिर आ जाता है क्लैश अमंग डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट बिलीव्स, वैल्यूज, नॉर्म्स एंड आइडियाज। बहुत सारे आइडियाज हमारे देश में, तो इतने सारे कल्चर हैं, इतनी सारी संस्कृतियां हैं, इतने सारे लोग हैं, इतने सारे रिलीजन्स हैं, तो बहुत सारे बैरियर्स आते हैं यहाँ पर। जब देखो देश में अगर इतनी सारी डाइवर्सिटी होती है तो आपको मान के चलना चाहिए कि आप अगर किसी एक मान्यता वाले व्यक्ति हो तो दूसरा व्यक्ति किसी और मान्यता वाला होगा, तो हर व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति की मान्यताओं का, उसके कल्चर का सम्मान करना चाहिए। अगर इस तरह की भावना होगी तो कभी भी किसी तरीके का कंफ्यूजन नहीं होगा, और ना ही किसी को ऐसा लगेगा कि उसके उसमें सम्मान में कोई गलत हो गया, या फिर उसकी सम्मान की हानि होगी, या फिर बिहेवियर जो है वो खराब हो गया, ऐसा नहीं होगा। इसलिए कल्चरल बिहेवियर, कल्चरल बैरियर तो आना ही नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा होता बहुत है, आते बहुत है। चलिए अब ये तो हो गई, हमने बैरियर्स की बात कर ली कि भाई ये कम्युनिकेशन हो रहा है और ये बीच में आ गया हर्डल, तो उसके कारण से यहीं पे कम्युनिकेशन रुक जाता है। अब इतने लंबे उसको पार करने के बाद अगेन फिर वो स्टार्ट होता है, ठीक है ना। अब इसको हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं, ठीक है, तो बात है मोर फोकस ऑन रिसीवर। सबसे पहली बात है कि जो रिसीवर है ना उस पर फोकस किया जाए कि भाई उस तक बात हमको पहुंचानी है। अगर आपकी लैंग्वेज बैरियर्स हैं तो आप साइन लैंग्वेज में अपनी बात को पहुंचाइए, ठीक है। फिर आता है कन्वर्सेशन सीरियसली। अगर आप बात कर रहे हैं ना, तो जैसे मैंने यहाँ पे बात करी थी ना साइकोलॉजिकल बैरियर में, कन्वर्सेशन होता है लेकिन आपने सुना नहीं, उन्होंने समझाया नहीं, बात का अर्थ का अनर्थ हो गया। तो जब भी किसी के साथ में कन्वर्सेशन हो तो आई टू आई कांटेक्ट के साथ में हो, अगर फोन पे हो रहा है, टेक्निकली हो रहा है, तो बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से हो, जिसके कारण से कोई भी चीज ऐसा ना हो कि मिसकम्युनिकेट हो जाए। तो कन्वर्सेशन सीरियसली, दोनों को क्या लेना चाहिए, कन्वर्सेशन को सीरियसली लेना चाहिए। क्रिस्टल क्लियर मैसेज, आपको ये
देखना चाहिए, पहले से इस चीज के बारे में सोचना चाहिए कि कैसे भी हम करें, इंश्योर कर लें कि आपका जो मैसेज हो वो एकदम ही क्लियर हो, उसमें किसी तरीके की इफ एंड बट की संभावना ना हो। एप्रोप्रिएट फीडबैक, आपको सबसे अच्छा है कि आपको फीडबैक को अप्रोप्रिएटली लेना है, ताकि जैसे घरों में हम कहते हैं ना, समझ में आ गया है ना, सुन लिया है, सुन लिया है कि नहीं सुना है, तो दूसरा जब तक कह नहीं देता हाँ सुन लिया, अच्छा क्या कहा था मैंने बताओ, तो उसने कहा कि हाँ ये उसमें तीन चीजें मिस हो जाती है, तो कहेंगे नहीं अभी ये भी कहा था मैंने, ये भी कहा था और ये भी कहा था, अब सुन लिया, तो कहा हाँ सुन लिया है, अब बताओ सारी चीजें कि क्या क्या मैंने कहा, तो उसने रिपीट करी अगर, तो समझ में आता है कि हाँ भाई समझ में आ गया है, कम्युनिकेशन हो गया है। तो अप्रोप्रिएट फीडबैक लेना जरूरी होता है हर किसी से, है ना। अगर हम टेक्निकली मैसेज भी कर रहे हैं, वर्बल कम्युनिकेशन के साथ में नॉन वर्बल भी कर रहे हैं, प्रोफेशनल भी कर रहे हैं, तो फीडबैक आपको लेना चाहिए, ताकि समझ में आए कि जो सेंडर कहना चाह रहा है रिसीवर ने उसे कैच किया है या नहीं। फिर आता है डिलीवरिंग मैसेज केयरफुली, बहुत जरूरी है कि जो भी आप मैसेज डिलीवर कर रहे हैं बहुत केयरफुली करें, सावधानी पूर्वक करें, गलतियों के चांस ना ही हो, है ना, ना ही तो लैंग्वेज संबंधी, ना ही ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, ना ही कल्चरल मिस्टेक्स, इस तरीके की मिस्टेक्स ना हो। यूजिंग मल्टीपल चैनल्स, कई सारे चैनल्स अलग अलग होते हैं, उनके थ्रू आपको मैसेज भेजना चाहिए। जैसे कि मैं बताऊं कि कई बारी क्या होता है कि जैसे आपको मैंने बोला था ना कि आप अगर सिलेबस डाउनलोड कर रहे हैं तो उसको हार्ड कॉपी में जरूर कर लीजिए। कई बारी क्या होता है कि हमने एक ऑप्शन से अपने मैसेज को भेज दिया, मतलब हमने फोन या मेल के माध्यम से भेज दिया, अब मेल हमारा जो है वो बीच में ब्रेक हो गया या फिर टेक्निकल फॉल्ट की वजह से मेल नहीं पहुंचा, तो आप क्या करें, एक और किसी चैनल के थ्रू भी मैसेज को कन्वे करें, है ना, ताकि कहीं ना कहीं एक तरीके से तो आपका मैसेज कंप्लीटली पहुंच जाए। तो डिफरेंट चैनल का उपयोग करना चाहिए। मैंने क्यों कहा था कि आप इसको पेपर फॉर्म में निकाल लेना, क्योंकि हमारे फोन में इतना सारा डेटा होता है कि पता पड़ा वो चीज आपको मिल ही नहीं रही। फिर है नेक्स्ट हमारा क्या है, स्टेट ऑफ माइंड। आपका जो स्टेट ऑफ माइंड है वो बहुत ही क्लियर होना चाहिए। बी अवेयर ऑन स्टेट ऑफ माइंड, वैल्यूज, आइडियाज एंड अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, ये सारी चीजें आपको बहुत ध्यान से, बहुत ही केयरफुली अपनी रखनी है, तभी जाकर आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे टूल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बारे में, साथ ही साथ में क्लासरूम कम्युनिकेशन के बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो नेक्स्ट हमारा देख लेते हैं कि टूल्स क्या क्या होना चाहिए कम्युनिकेशन में। तो पहला तो ये है कि बैरियर्स आपने समझ लिए। तो बैरियर्स अगर आपकी कम्युनिकेशन को इफेक्ट ना करें तो ऐसे कुछ टूल्स हैं जिनका इस्तेमाल हमको अपने कम्युनिकेशन में करना चाहिए। ठीक है, पहले तो बात ये है कि बी क्लियर एंड ब्रीफ एंड प्रिसाइज। मतलब क्या होगा, आपका जो मैसेज हो वो क्लियर हो, ब्रीफ हो, मतलब बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा ना हो, और प्रिसाइज हो, एकदम सही हो, क्लियर। ठीक है, इसके बाद में मैनर्स और एथिक्स, इनका उपयोग भी आपको करना है, चाहे आप वर्बल कम्युनिकेशन कर रहे हो, रिटन कर रहे हो, है ना। कल मैंने आपको टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन बताया था कि कौन कौन से होते हैं, वर्बल होता है, नॉन वर्बल होता है। तो अगर आप वर्बल भी दे रहे हैं, ठीक है, तो आपका जो मैनर होना चाहिए लिखने का या फिर बोलने का वो बहुत सही होना चाहिए, जो उस पर्टिकुलर जगह पर उस तरीके के कन्वर्सेशन के लिए जरूरी हो, वो एथिक्स आपको फॉलो करनी चाहिए। बी अ गुड लिसनर, बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है, बी अ गुड लिसनर। देखिए, लिसनिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं कि बहुत सारे लोग जो होते हैं ना, केवल सुन के बहुत सारी चीजें सीख लेते हैं। मैं अपनी बात बताऊं तो जब मैं कोई चीज पढ़ती थी छोटे बचपन में, तो हो सकता है मुझे याद ना हो, तो मैं अपनी माँ से बोलती थी कि मम्मी ये आप ना पढ़ के सुना दो एक बार, तो सुन लूंगी ना तो मेरे को सुनाई देगा, जिसके कारण से मैं उसको ग्रहण कर लूंगी, वो चीज मुझे मेमोराइज हो जाएगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है, अगर आपने कोई भी बात को सुना बहुत अच्छे से है, तो सुनने से आप उसको बहुत अच्छे से आगे समझ भी लेंगे और कन्वे भी अच्छे से कर पाएंगे।
कन्वर्सेशन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि लिसनिंग बहुत प्रॉपर होनी चाहिए। फोकस ऑन प्रोनाउंसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट बात है। फोकस ऑन प्रोनाउंसिएशन, जैसे कि हमारे यहाँ पर भारत में बहुभाषी क्षेत्र है हमारा देश, और बहुभाषी क्षेत्र होने की वजह से हमारे देश में अलग अलग जगह का अलग अलग एक फ्लेवर है बात करने का। आप पंजाब में जाएंगे तो उस तरीके का होगा, भारत के अलग अलग कोने में जैसे बंगाल में जाएंगे, बिहार में जाएंगे तो उस तरीके का फ्लेवर होता है, यूपी में रहेंगे आप, दिल्ली में रहेंगे तो लगता है। तो प्रोनाउंसिएशन इफेक्ट करता है उस वक्त। तो लेकिन जब हम कोई प्रोफेशनल कम्युनिकेशन कर रहे हो या प्रोफेशनल तरीके से हम अपनी बात को पहुंचा रहे हो, तो बहुत सही होता है कि प्रोनाउंसिएशन जो है हमारा वो बहुत सही होना चाहिए। चाहे हो तो आप वोकल तरीके का किसी तरह से ट्रेनिंग भी ले सकते हैं, ताकि जो चीज़ है ना, देखिए नॉन फॉर्मल में मतलब इनफॉर्मल में तो ऐसा है कुछ भी चलता है, कैसे भी बोला जाता है, समझ में आता है। लेकिन फॉर्मल अगर हो रहा है कम्युनिकेशन, औपचारिक बात कही जा रही है, तो आपकी बात ऐसी होनी चाहिए जो एक्चुअल में जो है वही पहुंचे। ठीक है, तो प्रोनाउंसिएशन इंपॉर्टेंट होता है। यूज सिंपल वर्ड। कई लोग अपनी मतलब कहते हैं ना कि अपनी एक तरह से एक छवि बनाने के लिए बहुत कठिन कठिन शब्दों का उपयोग करते हैं अपनी स्पीच में, अपने राइटिंग में। लेकिन आपने एक बात नोटिस की है, जब भी हम कोई बुक परचेस करते हैं ना, तो हम वो बुक लेते हैं जिसकी बात हमें समझ में आती है। अभी आप यूट्यूब चैनल्स भी ढूंढ रहे होंगे अपनी अपनी प्रिपरेशन करने के लिए, बहुत सारे हैं। कई ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छा उनके पास कंटेंट है, लेकिन उनका जो प्रेजेंट करने का तरीका है वो क्या है, बहुत ही हाई स्टैंडर्ड होगा। जरूरी नहीं है कि हाई स्टैंडर्ड बात उनको समझ में आ रही है तो जिस तक समझाई जा रही है उसको भी समझ में आ रही। तो शब्द जो होते हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। इसलिए आप अपनी कन्वर्सेशन में ऐसे शब्दों का चयन करें जो कि बहुत सिंपल हो और हर एक व्यक्ति तक, जहां तक उस मैसेज को पहुंचना है, उस हर एक व्यक्ति की समझ के दायरे के अंदर। ठीक है, तो सिंपल वर्ड्स का उपयोग करना चाहिए। तो ये क्या है, टूल्स है। अब हम बात कर लेते हैं क्लासरूम कम्युनिकेशन की। चलिए अब हम देख लेते हैं क्लासरूम कम्युनिकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्लासरूम कम्युनिकेशन। जैसे कि आप देखते हैं कि जब एक क्लासरूम में एक टीचर आता है, स्टूडेंट्स बहुत हैप्पीली उस क्लास को अटेंड करते हैं, पढ़ते हैं और उस क्लास में कंप्लीट अटेंडेंस होती है। लेकिन वही कोई और दूसरा टीचर आता है तो उस क्लास में बच्चों को जबरदस्ती बिठाना पड़ता है और उस टीचर को बच्चे नहीं सुनते हैं और ना ही उनको समझ। ऐसा नहीं है कि उस टीचर की नॉलेज में किसी तरह की कमी, बल्कि ऐसा हो सकता है कि उसका जो कम्युनिकेशन स्टाइल है वो उतना इफेक्टिव ना हो, जिसकी वजह से बच्चे उसके साथ में उनकी क्लास में एंटरटेन नहीं हो पाते हैं, बोर हो जाते हैं, उस वजह से उस क्लास को अटेंड नहीं करना चाहते। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि टीचिंग में कम्युनिकेशन होना इम्पोर्टेंट होता है, बल्कि बहुत ज़रूरी होता है। एक टीचर के बारे में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, बहुत अच्छे से हमने बीएड में पढ़ा है। लेकिन यहाँ पर हमें देखना है कि क्लासरूम का मैनेजमेंट ऐसा होना चाहिए, क्लासरूम का कम्युनिकेशन है ना ऐसा होना चाहिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है अच्छी क्लास, अच्छी टीचिंग। तो पहली बात आ जाती है रिक्वायरमेंट ऑफ अ गुड लेक्चर। सबसे पहली सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि आप एक अच्छा लेक्चर तैयार करें, क्योंकि आपको जो पढ़ाना है ना वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मोनोटोनस हो जाए। मतलब पढ़ाया, सिलेबस खत्म हुआ, चैप्टर खत्म, क्लोज क्लास कर दी और बस गए। आपकी क्लास को एंटरटेनिंग बनाना बहुत जरूरी है। ऐसे तरीके से आपको लेक्चर को डिजाइन करना है ताकि आप बच्चों को जो समझाना चाहते हैं ना वो उन तक अच्छे से समझ में उनको आए, हर एक बच्चे तक इंटरेस्ट से वो बच्चा पढ़े और उसको समझ में भी आए। केवल उन बच्चों के कारण क्लासरूम नहीं होता है जो इंटेलिजेंट होते हैं, उन बच्चों के कारण क्लासरूम होता है जो उतने ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं होते। लेकिन एक टीचर को हर एक स्टूडेंट तक अपनी बात को पहुंचाना होता है।
तो आपका लेक्चर जो होगा वो बहुत अच्छे से डिजाइन होना चाहिए। और जो प्रिंसिपल्स होते हैं कम्युनिकेशन के, जो हमने कल पढ़े थे ना, एस और सी के बारे में हमने पढ़ा था, उन सारे ही प्रिंसिपल को यूज करते हुए आपका लेक्चर रेडी होना चाहिए। नेक्स्ट आता है लर्निंग स्टाइल इन कम्युनिकेशन प्रोसेस। बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि लर्निंग स्टाइल जो है कम्युनिकेशन प्रोसेस में, जैसे क्लासरूम कम्युनिकेशन एम्स एट इंश्योर द स्टूडेंट्स लर्निंग। सबसे पहली बात है कि स्टूडेंट्स की लर्निंग को इंश्योर करने वाली आपकी क्लासरूम टीचिंग होनी चाहिए। देयरफॉर द स्टूडेंट्स प्रिफर्ड लर्निंग स्टाइल विल इन्फ्लुएंस्ड क्लासरूम कम्युनिकेशन इन अ बेटर वे। आप बच्चा जाएगा क्लासरूम में और बहुत अच्छे से पढ़ेगा, समझेगा, इन्फ्लुएंस्ड होगा। इसके बाद में इट विल हैव सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन द लर्निंग आउटकम्स। लर्निंग के आउटकम्स को वो दिखाएगा, समझाएगा, क्योंकि उसने इतने अच्छे से समझा है। तो लर्निंग स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट प्रिफर्ड लर्निंग मोड्स। कौन कौन से ऐसे लर्निंग मोड्स हैं जिनको स्टूडेंट्स को प्रेफर करना चाहिए। सबसे पहले है विजुअल लर्निंग मोड, बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल तो बहुत ज्यादा क्लासरूम्स में ऑडियो विजुअल एड्स का उपयोग होने लगा है। पहले जैसा नहीं है कि किताब खड़े होके बैठ के पढ़ा दिया, 4 बच्चों ने पढ़ दिया पाठ और सर ने समझा दिया, खत्म हो गया। आजकल विजुअली आपको स्मार्ट बोर्ड्स का इफेक्ट का दिखाते हैं, उसके बाद समझाने की कोशिश की जाती है ताकि उससे कनेक्ट कर पाए बच्चा। फिर आता है ऑडिटरी लर्निंग मोड। यहाँ पे क्या है, लर्निंग अंडरस्टैंडिंग बाय लिसनिंग एंड स्पीकिंग सिचुएशन सच एज लेक्चर एंड ग्रुप डिस्कशन। बीच बीच में ग्रुप डिस्कशन होना चाहिए। लिसनिंग प्रॉपरली वाली, मतलब इस तरीके से ऑडिटरी वाली आपकी फैसिलिटीज होनी चाहिए ताकि बच्चा सुने और उसके बाद उसको अच्छे से समझे। रीड एंड राइट लर्निंग मोड, बच्चे से लिखवाने का और पढ़ाने का दोनों का होना चाहिए। कन्वर्सेशन दोनों साइड से होना चाहिए, टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। यहाँ पर स्टूडेंट अकेला, ऐसा नहीं है कि टीचर बस बोला है, स्टूडेंट सुनते सुनते चले जा रहे हैं, सुन भी रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं, इसका पता भी नहीं है टीचर को। तो दोनों चीजें होनी चाहिए। तो टीचर को क्या करना चाहिए, टाइम टाइम पर स्टूडेंट्स की राइटिंग और रीडिंग हैबिट्स को भी चेक करना चाहिए और उनका इस कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना चाहिए, ताकि उनकी जो स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं वो ना हो, उनका जो प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक होता है वो ना हो, प्रोफेशनल राइटिंग उनको समझ में आए, प्रोफेशनल रीडिंग उनको समझ में आए। ठीक है। नेक्स्ट आता है काइनेटिक्स, मतलब क्या होता है, गत्यात्मक स्थिति से समझाना। अब यहाँ पर किस तरह का लर्निंग होता है, जैसे केवल ऐसा नहीं कि आपने क्लासरूम में बच्चों को रीड राउट और राइट करा दिया, विजुअल इफेक्ट्स दिखा दिए, ऑडिटरी दिखा दिया, नहीं, आप कुछ ऐसा खेल खेल में सिखाएं जिससे कि बच्चा उसको बॉडी मूवमेंट की वजह से सीखे। जैसे कि मान लेते हैं क्लॉक कैसे काम करती है, ठीक है, क्लॉक है ये घड़ी कैसे काम करती है। अब क्या किया, एक टीचर ने कुछ स्टूडेंट को यहाँ पर खड़ा कर दिया 12, फिर यहाँ आता है आपका क्या आता है 1 2 और ये 3, फिर उसके बाद यहाँ पर आएगा 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। ठीक है, यहाँ पे एक पूरे एक सर्कल में स्टूडेंट्स को खड़ा कर दिया अलग अलग तरीके के नंबर्स में, और उसके बाद में एक को सेकेंड का कांटा बना दिया, एक को मिनट का कांटा बना दिया और एक को घंटे का कांटा बना दिया। ठीक है, तो अब उनको सिखाया जाए कि कितने बज रहे हैं, सेकंड का कांटा कहाँ मूव होगा, घड़ी का कांटा, मिनट का कांटा कहाँ मूव होगा। तो बच्चा जब घड़ी सीखेगा ना, क्लॉक को रीड करना सीखेगा ना, तो इस कंडीशन में सीख जाएगा, तो कभी नहीं भूलेगा। तो इस तरीके का कम्युनिकेशन भी इम्पोर्टेंट होता है आपके क्लासरूम मैनेजमेंट में, क्लासरूम कम्युनिकेशन। अब बैरियर्स देख लेते हैं कम्युनिकेशन, क्लासरूम कम्युनिकेशन में कैसे बैरियर्स होते हैं। तो आप सभी स्टूडेंट्स रहे हैं अपने अपने समय पे, और कई सारे टीचर्स भी होंगे, क्योंकि अगर आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको टीचिंग फील्ड में ही जाना है। तो कैसे बैरियर्स होते हैं, आपने सभी ने कहीं ना कहीं इस चीज को फील किया होगा कि क्लासरूम में बैरियर्स जो होते हैं वो क्या होता है, डिफरेंट इंटरप्रिटेशन बैरियर्स होते हैं। जैसे लैक ऑफ इफेक्टिव लिसनिंग, बच्चा जो है बहुत अच्छे से सुन नहीं रहा है। डोंट स्पीक
सेम लैंग्वेज। टीचर को चाहिए कि हमेशा एक जैसी लैंग्वेज का उपयोग ना करें, टीचिंग को इम्पोर्टेंट और साथ ही साथ में इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करें। इसके बाद में अगर टीचर के साथ कुछ इश्यूज हैं, कुछ पर्सनल इश्यूज हैं, तो उसको पोर्ट्रे ना करें अपनी क्लासरूम में, उसकी साइकोलॉजिकल बैरियर्स को ख़त्म करें। एंजाइटी, डिप्रेशन वाली चीज़ें जो हैं वो अपनी टीचिंग में, अपनी क्लासरूम में ना दिखाए, क्योंकि उससे कम्युनिकेशन इफेक्ट करता है। ठीक है। अगर किसी तरीके की फिजिकल डिसेबिलिटी है या फिर कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से टीचर अपने आप को थोड़ा सा कमजोर महसूस कर रहा है, तो वो भी उसकी कम्युनिकेशन पर इफेक्ट नहीं करनी चाहिए। पुअर चैनल ऑफ कम्युनिकेशन कई बार होता है, जो चैनल ऑफ कम्युनिकेशन होता है प्रिंसिपल टू टीचर, टीचर से स्टूडेंट्स के, तो वो नहीं प्रॉपर होता है, तो वहां पर भी एक पुअर चैनल हो जाता है कम्युनिकेशन का, जो कि क्लासरूम को इफेक्ट करता है। फिर क्या होता है, जम्बल मैसेज, अननेसेसरी इश्यूज, ऐसे कुछ मैसेजेस होते हैं जो कि नहीं होते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो टीचर्स को नहीं बोलनी चाहिए, फिर भी वो बोल देते हैं, तो ये सारे कम्युनिकेशन को ब्रेक करते हैं। इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड सच एज डिप्रेशन, नर्वसनेस, ट्रोमा, मूड स्विंग्स। एक टीचर जो होता है ना, चाहे उसकी जिंदगी में बैंड ही क्यों ना बजी हो, उसके 12 बज रहे हो, लेकिन उसको अपनी क्लासरूम में तो इस तरीके से दिखाना होता है कि वो उस क्लास में 100% दे रहा है। ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए जरूरी होती हैं, और अगर ये हावी हो जाए आपकी पर्सनालिटी में, तो आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव होता है। क्लियर। तो कम्युनिकेशन की आज की क्लास में हमने जो कुछ भी पढ़ा, आई होप कि आपको वो क्लियर हो गया होगा। हमने बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ा, साथ ही साथ में क्लासरूम कम्युनिकेशन भी अच्छे से समझ लिया। अब कल हम पढ़ेंगे कम्युनिकेशन मॉडल को। फिर उसके बाद में जो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, जैसे टेली कम्युनिकेशन क्या होता है, इसके बाद में मास मीडिया एंड सोसाइटी, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है। और कल आई होप कल ये यूनिट फिनिश हो जाएगी, तो कम्युनिकेशन के चैप्टर को कल कर देंगे हम फिनिश। तो आज की क्लास यहीं पे करते हैं खत्म। अच्छा लगा हो तो जाते जाते लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। और अगर फिर भी कुछ भी रह जाता है जो अभी नहीं समझ में आया इस क्लास में, तो पूछेगा, मैं उसका आंसर करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच।